नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा। आज के इस वेबिनार में दोस्तों, आज संडे वेबिनार है, संडे है, रविवार का दिन है, तो आप सभी का स्वागत करता हूं बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में। महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज सीरीज के ज्वाइंट इस वेबिनार में आप सभी का, तमाम लोगों का स्वागत है बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में। दोस्तों, ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से। अपनों के चेहरे पर, आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। इस मुस्कान भरी लाइन के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है आज, जिसमें हम वेबिनार स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, गाइड फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल आपके जो बजट में घर आते हैं, हाउसिंग आती है, उस बारे में हम आज बात करेंगे। और ये सिलसिला महीनों चलता रहेगा, सालों चलता रहेगा। आपको गाइड फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये एक एनजीओ है, एसोसिएशन है, जो प्रभु साहब, रमेश प्रभु साहब के लीड में चल रहा है। मैं इसकी प्रमुखता लीड लेकर हम तमाम लोगों को, जिनको मुंबई के आसपास घर लेने, अफोर्डेबल घर लेने, उनको गाइड करेंगे कि बिल्डरों का ग्रेड देंगे। बिल्डर किस तरह का काम कर रहा है, रेरा में रजिस्ट्रेशन है, तमाम जो गाइडलाइंस है, उसकी कंस्ट्रक्शन की स्पीड क्या है, वो कितने जल्दी डिलीवरी करता है घर, या वो लेट करता है, तमाम इस तरह की हम ग्रेड देंगे अफोर्डेबल हाउसिंग हमारे जो एनजीओ की तरफ से। और आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से, कहाँ से आपको फाइनेंस अरेंजमेंट हो सकता है। आपको 20 लाख, 25 लाख, जो भी अफोर्डेबल आपका बजट है वो, और ये बजट होने के साथ साथ आपको घर कौन से बिल्डर से लेना चाहिए, हम आपको ये गाइड करेंगे कि ये बिल्डर का ए ग्रेड है, बी ग्रेड है और सी ग्रेड है। इस तरह के ग्रेड हम तमाम आपको मुहैया करवाएंगे, वो भी दोस्तों फ्री ऑफ चार्ज, कोई चार्ज नहीं इसका। आपको बिल्डर का हम नाम, एड्रेस वगैरह, ग्रेड वगैरह सब बताएंगे। और आपको हमारे वेबिनार के जरिए, और हम इन फ्यूचर हमारे महासेवा के लारम सेंटर में, जो अंधेरी पश्चिम में ऑफिस है, वहां पे भी रूबरू लोगों को इनवाइट करेंगे सेमिनार के जरिए, ताकि लोग रूबरू पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए देख सके तमाम अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में। दोस्तों, तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय आज का हमारे वेबिनार का, टाइप ऑफ मीटिंग्स एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ये महत्वपूर्ण विषय दोस्तों, आप छोटी चीज नहीं है ये। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, और मीटिंग्स के लिए आपने एजेंडा और मिनट्स ऑफ मीटिंग आपको कैसे बनाना है, इस विषय पर हमारे रागास कंसल्टिंग लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं, उमा वर्धन जी और जी सुरेंद्र साहब की जोड़ी, शानदार जोड़ी है, जो अच्छा तालमेल करती है, आपको इसको अवेयर करेगी, एजुकेट करेगी। वेबिनार की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला जो हमारा विषय है वो लेते हैं, और हमारे जो दोनों तीनों स्पीकर हैं, स्वप्निल कटारे जी हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग पर बताएंगे। स्वागत हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से वो मौजूद है यहाँ पर, उनके नंबर भी हम शेयर करेंगे, वो पीपीटी के जरिए बताएंगे आप सभी तमाम लोगों को। और दोस्तों, दूसरे हमारे जी सुधींद्र साहब हैं और उमा वर्धन जी, दो तीनों का मैं स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत लाइन के साथ में। दोस्तों, कि बदलाव के लिए एक पल ही काफी है, बदलाव, चेंजेस, बदलाव के लिए एक पल ही काफी है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, वह एक दिन जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन, वो एक जीवन, एक लाइफ इस दुनिया को बदल सकता है, वो एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। हमारी भी यही कोशिश है महासेवा की, कि हम लोगों का जीवन बदलने में कामयाब हो, या कोशिश कर रहे हैं हम कि कोशिश में कामयाब हो। तमाम हमारे जी सुरेंद्र साहब और उमा वर्धन जी, स्वप्निल कटारे जी, जीवन लोगों का कोरोना की वजह से हैरान है, परेशान है, तो हम कहीं ना कहीं ये जो फ्री ऑफ चार्ज वेबिनार कर रहे हैं, आप सभी लोगों, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़े। दोस्तों, मैं यूट्यूब का लिंक भी शेयर करूंगा। तो इसी के साथ में मैं अफोर्डेबल हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों अ, अ, प्रभु साहब ने की है, और ये चाहता, उनकी संकल्पना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, तमाम एमसीएचआई, क्रेडाई और बिल्डर लोग बोलते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग, लेकिन होता नहीं। लेकिन हमने ये शुरुआत की है कि हम मुंबई, पहले मुंबई के आसपास से शुरू करेंगे, मुंबई शहर में भी शुरू करेंगे। बिल्डर्स जो कंस्ट्रक्शन करता है, साइट बनाता है, लोगों को घर देता है, उसमें हम, अब ये एनजीओ आपको ग्रेड देगा, आपको गाइड करेगा कि किस तरह से आपको वहां पर, आप उस बिल्डर की, जैसे हमारा
गौतम चटर्जी साहब से संपर्क में, रेरा में, मोपा में, तमाम अथॉरिटी में, तो वहां से हम जो भी डाटा होगा वो डाटा लेकर हम ग्रेड देंगे बिल्डर को कि ये बिल्डर काम करने में कितना सक्षम है, कितनी इसका ग्रेड है। हर एक कैटेगरीज होगी इसमें कि वो स्पीड कितना कंस्ट्रक्शन में कितना जल्दी काम करता है, वो फाइनेंस में कितना मजबूत है, या वो कितना जल्दी चीजें लोगों को देता है, फैसिलिटीज, अम्यूनिटीज, अत्याधुनिक घर वगैरह। तो वो सब अलग अलग ग्रेड देके हम लोगों को गाइड करेंगे कि आपकी चॉइस है, आप किस बिल्डर और किस कंस्ट्रक्शन साइट में घर लेना चाहते हैं। तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का सपना है कि लोगों को हम गाइड करें, लोगों को हम ग्रेड दें, ताकि लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है कि हाउसिंग फॉर ऑल, सबको घर मिले, इस तरह का 2022 में तक ये जो उन्होंने संकल्प लिया है और उनकी जो योजना है सब्सिडी की, प्रधानमंत्री जो सब्सिडी दे रही है, उनके क्या क्राइटेरिया है, तमाम विषय पर कहाँ कौन से इंस्टीट्यूट से फाइनेंस मिलता है, ये तमाम विषय पर हम लोग सिलसिला शुरू कर रहे हैं। हर संडे ये इस तरह के हम अवेयरनेस वेबिनार देंगे, और इन फ्यूचर यदि कोरोना की जो गाइडलाइंस है सरकार की वो फ्री हो जाती है तो सेमिनार के जरिए हम अंधेरे हमारे दफ्तर में सेमिनार के जरिए लोगों को इन्वाइट करके देंगे। सेमिनार के जरिए दोस्तों किस तरह से ये आपको लगा हमारा ये जो प्रपोजल से, ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे आप जुड़े, और तमाम लोगों से मैं कहूँगा कि एक अच्छी पहल की है, तो आप सब लोग इससे जुड़े और लोगों तक पहुंचाएं। तो आगे के लिए जानकारी के लिए मैं स्वप्निल कटारे जी को इनवाइट करूंगा। स्वप्निल कटारे जी स्वागत हाउसिंग फाइनेंस से हैं। स्वप्निल जी का स्वागत है। बताएंगे स्वप्निल जी कि स्वागत हाउसिंग फाइनेंस प्लस साथ में किस तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत प्रधानमंत्री आपको सब्सिडी दे रही है, क्या क्राइटेरिया है, और कहाँ किस तरह से आप इंस्टीट्यूट फाइनेंस इंस्टीट्यूट से, स्वागत से या अदर्स इंस्टीट्यूट से लोन ले सकते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर स्वप्निल कटारे। Thank you, everyone, and very good morning on this Sunday morning. आज के दिन बहुत ही अच्छा विषय आपने चुना है सुनील जी, अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग ये एक आई वुड से एक बहुत अब्यूज्ड वर्ड हो गया है इंडस्ट्री में। मैं अब्यूज इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है अफोर्डेबल क्या है। हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अपनी क्राइटेरिया लगाते हैं। आरबीआई ने अपना क्राइटेरिया लगाया है। इफ आई कैन शेयर माय स्क्रीन और आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूँगा। ओके, सो व्हाट अफोर्डेबल हाउसिंग इज ऑल अबाउट। देखो, अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब वो घर और वो यूनिट जिसको एक एवरेज हाउस होल्ड इनकम वाला बंदा खरीद सके। ये एक जनरल डेफिनेशन है। देर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, एंड सिंस ये एक एम्बिगुअस टर्म हो गया है, एवरीबडी वांट्स टू हैव हिज ओन डेफिनेशन। आरबीआई ने जो डेफिनेशन दी है उसके हिसाब से जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं या मेट्रो सिटीज के आसपास रहते हैं, उनको उनकी अगर कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी 45 लाख से कम हो तो दैट कैन बी टर्म्ड एज एन अफोर्डेबल हाउसिंग। और अगर नॉन मेट्रो में है and if the cost of property is less than 30 lakhs, then it can be termed as a affordable housing property. Cost of property के हिसाब से you cannot judge whether the property is affordable or no. There are lots of other factors which comes into play, like उसका household income कितना है ना, size of the property कितनी है, उसके other amenities कितने दे रहे हैं। So all those things also you have to take into consideration. So this is just a definition which is very vague, and nobody has a proper definition of what affordable housing is all about. मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आरबीआई के हिसाब से उन्होंने एक कॉस्ट का क्राइटेरिया दिया है। ये कॉस्ट के हिसाब से यू कैन टर्म कि ये प्रॉपर्टी अफोर्डेबल है या नहीं है। अब ये अफोर्डेबल हाउसिंग की जरूरत क्यों पड़ी? लेट्स गो लिटिल, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। सी, अर्बनाइजेशन बहुत रैपिडली हो रहा है। there are a lot of people who are moving from rural areas to urban areas. थोड़ा एक गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स देखें, ऑलमोस्ट 19 मिलियन का शॉर्टफॉल होगा घर का, 19 मिलियन हाउसेस का शॉर्टफॉल होगा बाय 2022 इन इंडिया फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। अभी इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे कदम उठा रही है। पीएमएवाई के बारे में मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में डिटेल में बताऊंगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेजेंटेशन। बट व्हाट आई वांट टू से इज दिस रैपिड अर्बनाइजेशन, जो अर्बनाइजेशन की तरफ झुकाव आ रहा है लोगों का, उसके वजह से जो एक विस्फोट हुआ है इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज, उसकी वजह से ये अफोर्डेबल हाउसिंग एज अ सेक्टर हैज स्टार्टेड
बूमिंग अलॉट। और कुछ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखते हैं तो 2001 के सेंसस के हिसाब से 72% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज लिविंग इन रूरल एरियाज। बट अगर 2011 का एक इसके हिसाब से देखें तो दैट figure has gone down to 69 and the figure of the population living in the urban areas has gone up to 31. By year 2030 एक estimate के हिसाब से बोल रहे हैं कि 40% of Indian population will be staying in urban areas. तो अगर 40% मतलब ये जो अर्बनाइजेशन का जो माइग्रेशन चल रहा है, अगर ये इसी पेस पे चलता रहा तो आई थिंक बाय 2030 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विल बी स्टार्टेड लिविंग इन दी अर्बन एरियाज। और बूस्ट और अदर एक विस्फोट एक अफोर्डेबल हाउसिंग के सेक्टर में होता दिखाई दे रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ दैट एक अपॉर्चुनिटी भी है टू गेट इनटू अफोर्डेबल हाउसिंग। तो इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग एंड फाइनेंस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, there are two aspects to it. I will in detail discuss about the finance of affordable housing. तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा रीजन है व्हाई अफोर्डेबल हाउसिंग इन इंडिया इज हियर टू स्टे। अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब अभी पिकअप होना शुरू हुआ है और ये पिकअप होता जाएगा फॉर द नेक्स्ट 10 years एटलीस्ट। अब इसमें देखा जाए, ये स्लाइड ये बताती है कि हाउसिंग शॉर्टेज स्टेट वाइज कितने हैं। आज हम जैसे सुनील जी ने कहा है कि वी विल फोकस ऑन मुंबई एंड अराउंड मुंबई, बट ये स्लाइड में सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में तो शॉर्टेज है ही, बट बाकी स्टेट्स में भी देर इज अ इक्वल अमाउंट ऑफ shortage in the affordable housing, and majority of this sector shortage is in the economic weaker section and low income group. What is this economic weaker section and low income group? एक डेफिनेशन के एनएचबी और आरबीआई के डेफिनेशन के हिसाब से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आर कंसिडर्ड टू बी दोज पीपल हुज हाउसहोल्ड इनकम इज बिलो 3 लाख रुपीज एनुअल इनकम। लो इनकम ग्रुप के डेफिनेशन के हिसाब से व्हाट आरबीआई हैज कम आउट विद द डेफिनेशन इज दैट दोज हाउसहोल्ड who has a income between 3 lakhs to 6 lakhs is considered as a low income group. तो इस स्लाइड से हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो शॉर्टेज है अर्बन हाउसिंग में, दैट इज केटरिंग टू majoritarily economic weaker section and low income group. This is about what the demand is going to come in affordable housing. Affordable housing is going to boom a lot. There are specific builders who are focusing only on affordable housing in and around Mumbai, and similarly for in and around the other states and the other cities which are the metro cities, and people are migrating towards these cities. अभी मैं डिटेल में आपको PMAY ये स्कीम क्या है और उसके अंतर्गत CLSS जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो क्या है, दैट आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया एंड ट्राई टू टेक योर क्वेश्चंस लेटर ऑन दिस स्कीम। तो 2015 के जून में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये PMAY की प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा करी थी, विच इज हाउसिंग फॉर ऑल मिशन 2022। इसके तहत व्हाट एक टारगेट लिया गया था कि 2 करोड़ घर के लिए ये स्कीम फाइनेंस करेगी, और इसके हिसाब से एक 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 पॉइंट लिया गया, एक निश्चय किया गया कि हम जो इस LIG और EWS के लोगों के लिए द गवर्नमेंट विल फंड सर्टेन पार्ट ऑफ द लोन फॉर देम। तो ये कैसा वर्क होता है इसका मैं जरा डिटेल बताता हूँ आपको। अभी एक MIG स्कीम है, मिडिल इनकम ग्रुप, विच मतलब जिसमें जैसे मैंने आपको EWS और LIG बताया, 3 लाख से कम, 3 से 6 और 6 से 12 अगर है तो वो MIG मिडिल इनकम ग्रुप, और 12 से 18 तक एक MIG2 करके एक कैटेगराइजेशन हुआ था RBI के हिसाब से, और वो स्कीम अभी एक्सटेंड होके मार्च 2021 तक ली गई है। So all these schemes are अभी EWS और LIG 2022 तक तो है ही, बट अभी MIG स्कीम भी एज ऑफ नाउ मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई है, बट विथ ऑल द इंडस्ट्री वॉइसेस दैट आई एम हियरिंग, आई फील दैट दिस विल आल्सो बी एक्सटेंडेड टू मार्च 2022। अच्छा, जो टारगेट लिया गया था, तो टारगेट तो लिया गया था कि हम करेंगे 1.12 करोड़ हाउसेस इस स्कीम में, CLSS की स्कीम में, PMAY के अर्बन स्कीम में। उसमें से आज की डेट में 4 जनवरी 2021 की डेट में गवर्नमेंट ने कम से कम गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड 1.09 करोड़ हाउसेस। इसमें से 1.09 करोड़ हाउसेस में से 70 लाख हाउसेस अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज में है और 40 लाख घर बन के रेडी है और हैंड ओवर
हो चुके हैं। और इसमें से इस स्कीम में पीएमएवाई अर्बन के अंडर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 1.75 लाख करोड़ सैंक्शन कर दिए गए हैं अमाउंट, उसमें से 82,440 करोड़ रिलीज कर दिए गए हैं वेरियस हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को या पीएलआईस को। अब इसका एलिजिबिलिटी का एक एक स्नैपशॉट, एक चार्ट देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या होता है सुनील जी कि जो कस्टमर होता है उनको पता नहीं होता है कि ये पीएमएवाई है क्या चीज़, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, और उस चीज़ का फ़ायदा बिल्डर लोग उठा लेते हैं। तो मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि ये पीएमएवाई का जो एक्चुअल बेनिफिट है वो कस्टमर को पता चले, बोरोवर को पता चले, और उनको ये समझे कि भाई बिल्डर ये चीज़ नहीं देता है आपको पीएमएवाई, ये चीज़ आपको गवर्नमेंट देती है। बट गवर्नमेंट देती है आपको हाउसिंग फाइनेंस या प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू। तो आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते इसको किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आरबीआई या एनएचबी में। आपको जिस कंपनी जो आपको फाइनेंस करती है उनके थ्रू ही अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से पीएमएवाई थोड़ा लोगों को पता नहीं चलता है और अवेयरनेस बहुत कम है, तो हमको उनको अवेयर करने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मीडियम थ्रू विच वो अवेयरनेस हो रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, अभी एक ये देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि मुझे पीएमएवाई मिलेगा नहीं मिलेगा। बिल्डर तो बोल देता है कि पीएमएवाई मिल जाएगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि इस क्राइटेरिया के अंडर आप आते हो तो ही आपको पीएमएवाई के अंडर आपकी एलिजिबिलिटी होती है। अच्छा, तो अभी ये क्राइटेरिया है क्या? पहला क्राइटेरिया है कि आपकी जो इनकम है, जो हाउस होल्ड इनकम, मतलब अगर हस्बैंड है, वाइफ है, दोनों काम करते हैं और उनकी इनकम 3 लाख से कम है और वो घर लेना चाहते हैं, तो वो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में फिट हो सकते हैं। अगर आपकी इनकम, हाउस होल्ड इनकम 6 लाख से कम है और 3 से ज़्यादा है, तो आप एलआईजी के क्राइटेरिया में फिट होते हैं, लो इनकम ग्रुप में। उसी तरह एमआईजी 1 और एमआईजी 2। अभी इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए है। ये क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके प्रॉपर्टी में, जो आपने प्रॉपर्टी ली है नहीं, उस प्रॉपर्टी में एक फीमेल ओनरशिप होना बहुत अनिवार्य है। मतलब एक अगर हस्बैंड है और वाइफ ने वो फ्लैट लिया है या वो प्रॉपर्टी ली है, तो वाइफ का नाम या अपनी मदर का नाम या किसी फीमेल का नाम उस प्रॉपर्टी के ओनरशिप में होना ज़रूरी है। लोन में नहीं, लोन में तो होगा ही, लेकिन ओनरशिप में होना ज़रूरी है। दिस इज़ समथिंग जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता और फिर वो उनको समझ नहीं आता और बिल्डर इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप एईडब्ल्यूएस और एलआईजी में हैं, तो ये देखिए कि प्रॉपर्टी को रजिस्टर करते वक़्त एक फीमेल का उस प्रॉपर्टी में ओनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये आपका पहला पक्का घर होना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले आप अगर मुंबई में रहते हैं, किसी किसी चौल में रहते हैं, या और वो आपका रेंटेड चौल है, या किसी फ्लैट में रहते हैं, वो रेंटेड फ्लैट है, तो वो आपके नाम पे नहीं है। तो ये अगर आपका पक्का घर है जो आपके नाम पे रजिस्टर होने जा रहा है, तो आप एलिजिबल होते हो इस पीएमएवाई के सीएलएसएस के क्राइटेरिया के अंतर्गत। अच्छा, आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी? आपको सब्सिडी, मैक्सिमम सब्सिडी आपको जो मिल सकती है वो है 2,67,280 ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए, और एमआईजी 1 के लिए आपको मिलेगी 2,35,068 रुपीज़, और एमआईजी 2 के लिए 2,30,156 रुपीज़। इसके ऊपर एक पैसा भी ऊपर से गवर्नमेंट नहीं देती है आपका, भले ही लोन 10 लाख हो या 20 लाख हो। अच्छा, आप ये बोलोगे कि अगर आरबीआई के हिसाब से मेट्रो में फ्लैट अगर लूँ और उसका कॉस्ट अगर 40 लाख है, तो तो मुझे सब्सिडी तो सिर्फ 2,67,000 ही मिल रही है, तो फिर मैं बाकी का पैसा कहाँ से लाऊं? तो उसी के लिए हम जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, वो आपकी मदद के लिए आगे आते हैं और आपको फाइनेंस करते हैं। अच्छा, हमारी आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से हम आपको 90% ऑफ द प्रॉपर्टी कॉस्ट और द एग्रीमेंट वैल्यू हम फाइनेंस कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एलिजिबिलिटी और आपके जो इनकम क्राइटेरिया उसके हिसाब से। अगर आपका 30 लाख का या 20 लाख का लोन है, उसमें से आपको उसमें से आपको अपना ओन कंट्रीब्यूशन, आपका खुद का पैसा लगाना है 10% तक। बट कुछ कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का पॉलिसी के हिसाब से वो
10% से लेके 30% तक कुछ भी पॉलिसी के अंडर वो आपसे चार्ज करवा सकते हैं। मतलब यू हैव टू फाइनेंस समवेयर बिटवीन 10% टू 30% ऑफ द प्रॉपर्टी कॉस्ट। अभी सपोज 10 लाख का प्रॉपर्टी है, आपने 2 लाख ऑलरेडी दे दिया है बिल्डर को, आपको 8 लाख का लोन चाहिए, तो वो 8 लाख का लोन हम कर देंगे। उसके ऊपर आपको 2,67,000 का पीएमएवाई का बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपका लोन जो होगा वो डायरेक्ट 5,33,000 तक आ जाएगा, और उस हिसाब से आपका ईएमआई जो है वो अभी 8 लाख पे नहीं आएगा, ये रिड्यूस्ड लोन जो है 5,33,000 उसके ऊपर आएगा। तो ये बेनिफिट गवर्नमेंट आपको दे रही है, और ये थ्रू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या थ्रू बैंक्स या थ्रू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही आपको मिल सकता है। अच्छा, अभी इसमें एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ है। जब ये स्कीम शुरू हुई थी तब गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए थे 4,041 टाउनशिप्स, जिनके जिनके अंदर अगर आपका प्रॉपर्टी है तो ही आपको ये पीएमएवाई की सब्सिडी मिलेगी। आज वो लिस्ट अपडेट हो के आई थिंक आज वो 9,441 टाउनशिप उसमें कवर किए जा चुके हैं। गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली उसको अपडेट कर रही है, अपग्रेड कर रही है, और नए नए टाउन्स उसमें ऐड कर रही है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वो लिस्ट के हिसाब से मैं एंड ऑफ द सेशन सुनील जी अगर कोई मांगता है तो वो लिस्ट में आपसे शेयर कर लेता हूँ। यू कैन शेयर इट विद द पार्टिसिपेंट्स, कि जिनको पता चलेगा कि भाई मैं अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो क्या ये उस टाउनशिप के नोटिफिकेशन के अंडर आता है कि मुझे पीएमएवाई का बेनिफिट मिलेगा। तो 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला तो आपका इनकम लेवल कितना है, हाउस होल्ड इनकम बोल रहा हूँ मैं, टोटल परिवार का इनकम कितना है। दूसरा, अगर आप ईडब्ल्यूएस एलआईजी में है तो फीमेल ओनरशिप प्रॉपर्टी में होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तीसरी चीज, ये आपका पहला घर होना चाहिए, पहला पक्का घर होना चाहिए। चौथी चीज, आपको ये जो प्रॉपर्टी है ये उस टाउनशिप के अंडर नोटिफाई होनी चाहिए जिसका एनएचबी ने या आरबीआई ने जो लिस्ट प्रोवाइड करी है। तो अगर ये चीज या ये 4 क्राइटेरिया, ये 5 क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल होता है तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर द पीएमएवाई सब्सिडी स्कीम सीएलएसएस के अंतर्गत, और आपको आपका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। दिसंबर 2020 में या नवंबर 2020 में एनएचबी ने ये स्कीम को और भी थोड़ा और फ्लेक्सिबल कर दिया है। अब पहले ऐसा होता था कि आपका जैसे भी डेटा कोई एचएफसी या एनबीएफसी या कोई बैंक अपलोड करती थी एनएचबी के पास, एनएचबी के पास वो डेटा जाता था, उसकी स्क्रूटिनी होती थी। फिर उनके पास जब गवर्नमेंट से पैसे आते थे तब तब वो पैसे एचएफसी, एनएचबी, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वो पैसे दिए जाते थे, और फिर वो आपको कम्युनिकेट किया जाता था कि आपको बेनिफिट मिला है। बट तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि वो डेटा गया है एनएचबी के पास या आरबीआई के पास, आरबीआई ने वो डेटा स्क्रूटिनी कर लिया है कि नहीं। तो ये सब चीजें मिटाने के लिए आरबीआई ने या एनएचबी ने इन द मंथ ऑफ नवंबर एक इस स्कीम को और फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट कर दिया है, जिसमें जब भी कोई पीएलआई या फिर कोई एचएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपका डेटा जैसे ही आरबीआई को भेजेगी या एनएचबी को भेजेगी, आपको एक मैसेज आ जाएगा आपके फोन नंबर पे, जिसके ऊपर एक लिंक होगा जहां से आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पे पेंडिंग है। पीएलआई ने ही वो डेटा भेजा नहीं है आरबीआई के पास, या आरबीआई ने ही अभी तक स्क्रूटिनी की नहीं है, या आरबीआई ने ही अभी तक पैसे भेजे नहीं है पीएलआई को, और या तो पैसे भेजे और पीएलआई ने ही आपको कम्युनिकेट नहीं किया है। तो ये जो अलग अलग स्टेजेस हैं, इसका जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन करने का जिम्मेदारी उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या उस बैंक के पास है जिससे आपने लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो ये एकदम सीधे और सरल शब्दों में मैंने एक पीएमएवाई का सारांश दिया है, बहुत डीप में नहीं गया हूँ टाइम का कंसिडरेशन होते हुए। तो सुनील जी, मेरी तरफ से ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था जिसमें मैंने अफोर्डेबल हाउसिंग कवर किया है कि वो क्या है, और एक पीएमएवाई का एक ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, और कस्टमर कैसे अवेयर हो सकते हैं, और बिल्डर के जहाँ से मिलना आते हुए उनको पता चले कि उनकी एलिजिबिलिटी हो सकती है या नहीं। यस सर, थैंक यू वेरी मच।